हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम जनरल अवेयरनेस के कुछ 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी आने वाली एग्जाम यूपीपीसीएल जेई, एसएससी जेई एंड आरएससीबी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के सेशन में हम स्टैटिक जी के रिलेटेड, करंट अफेयर रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे अब सेशन आगे आगे होता जाएगा उस तरह आपका हर वेराइटी के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे और उसके साथ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ने मिलेगी। तो आपको इस सेशन को स्किप नहीं करना है, इसे कंप्लीट देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि यूपीपीसीएल जेई के लिए एक जनरल अवेयरनेस का वीडियो ऑलरेडी 50 प्लस क्वेश्चन का डाला था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप वो जाकर देख सकते हो। और इसे ज़रूरी नहीं है सिर्फ यूपीपीसीएल जेई वाले ही देखें, इसे आरएससीबी वाले और एसएससी जेई वाले भी देख सकते हैं। बिकॉज जनरल अवेयरनेस जो होता है वो सभी के लिए सेम होता है, ऐसे किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें भी सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर अप किया हुआ है। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो और बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ नॉन टेक्निकल पोर्शन का एक वीडियो 100 प्लस क्वेश्चंस का वीडियो डाला हुआ है और एक हिंदी का भी वीडियो डाला है। ये 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप वो जाकर देख सकते हो। एंड एक और वीडियो जो है अभी रिसेंटली डाला है नॉन टेक्निकल 50 प्लस क्वेश्चन का वीडियो, अगर आपने वो भी नहीं देखा होगा तो आप वो भी देख सकते हो। ये 4 वीडियो आपकी आने वाली एग्जाम यूपीपीसीएल जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और जनरल अवेयरनेस का आरएससीबी वाले और एसएससी वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप आई बटन पर क्लिक करके जाकर ये सारे वीडियोस देख सकते हो। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करके रखना है ताकि अभी और भी इंटरेस्टिंग अच्छी वीडियोस आप आने वाली है तो आपको उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच स्टेट द राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 इज गोइंग टू बी हेल्ड। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का किस राज्य में आयोजित होने जा रहा है? तो वो होगा आपका ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल में। जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है 2021 का वो वेस्ट बंगाल में होगा और ये जो होने वाला है ये 11th एडिशन होने वाला है। ठीक है, द 11th एडिशन ऑफ द प्रोग्राम हैज स्टार्टेड विद द इनॉग्रेशन बाय वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनकर। जगदीप धनकर जो है वो इसे इनॉग्रेट करेंगे। ऑन 14 फरवरी 21 को इसे इनॉग्रेट किया गया और ये जो प्रोग्राम है ये 22 फरवरी तक चला। ठीक है, ये 11th एडिशन है प्लस ये वेस्ट बंगाल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। पीएम नरेंद्र मोदी जी इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को। ठीक है, इसका जो थीम था वो था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। इसी के साथ जो भी कुछ इंपॉर्टेंट समिट हुई थी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एडुकॉन 2020 ये हुआ था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा इन कोलैबोरेशन विद GERA। GERA का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन। मतलब GBRA के साथ कोलैब किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने और एडुकॉन 2020 का समिट हुआ था और इसका जो थीम था वो था एनविजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। नेक्स्ट जो हुआ था 5th इंडिया और जापान एक्ट ईस्ट फोरम। ठीक है, ये हुआ था हमारा न्यू दिल्ली में। देन क्लाइमेट अडैप्शन समिट 2021 का हुआ था नीदरलैंड्स में। इसे एड्रेस किया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, क्लाइमेट अडैप्शन समिट 2021 का मोदी जी ने एड्रेस किया था जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि इंडिया जो है 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लाने वाला है 2030 तक के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा कि 450 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का वो लाने वाली है 2030 तक के। ठीक है, ये जो समिट हुआ था आपका ये नीदरलैंड्स में हुआ था। देन डावोस एजेंडा समिट हुआ था स्विट्जरलैंड में एंड इसका सब थीम जो था वो था स्टेक होल्डर फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। 4th वन प्लैनेट समिट जो कि फ्रांस में हुआ था एंड इसका थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी थीम ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में थीम्स पूछी जाती है और लोकेशन पूछा जाता है। ठीक है,
देन नेक्स्ट है हमारा प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था और इसे इनॉग्रेट किया था पीयूष गोयल जी ने। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट समिट जो कि आपको उसी के साथ साथ ध्यान में रखनी है एंड इसके थीम्स को भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर ब्रेक डांस स्पोर्ट विल बी पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। कौन से साल में ब्रेक डांस जो है वो ओलंपिक का हिस्सा होगा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी 2024। 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है वो ओलंपिक आपका पेरिस में होने वाला है, तो उसमें आपका ब्रेक डांसिंग हिस्सा होने वाला है, ठीक है। और ब्रेक डांसिंग को ब्रेकिंग भी बोला जा रहा है। द नेम ऑफ ब्रेक डांस स्पोर्ट इन ओलंपिक 2024 इज ब्रेकिंग। Skateboarding, sport climbing and surfing will also be included in Olympic 2024। ये 3 स्पोर्ट्स भी इसमें ऐड की जा रहे हैं, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग, एंड उसी के साथ साथ ब्रेक डांसिंग को भी ऐड किया जा रहा है। और आपका ये जो ओलंपिक होने वाला है ये पेरिस में होने वाला है, ठीक है। 2021 का जो ओलंपिक होने वाला है वो टोक्यो जापान में होगा। देन 24 का होगा आपका पेरिस फ्रांस में, एंड 28 का होने वाला है आपका लॉस एंजलिस यूएसए में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। समर ओलंपिक भी पूछा जाता है और विंटर ओलंपिक भी पूछा जाता है, तो आपको ये सारे लोकेशंस पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है। विंटर ओलंपिक जो होने वाला है आपका 2022 का वो होगा बीजिंग चाइना में, एंड 26 का जो होने वाला है वो मिलन एंड कॉर्टिना इटली में होने वाला है, ठीक है। जहाँ पे ओलंपिक्स होते हैं वहीं पे पैरा ओलंपिक्स होते हैं, ठीक है। तो आप अगर ओलंपिक ध्यान में रखते हो और पैरा ओलंपिक पूछा जाता है तो वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज हैज़ वन द ग्लोबल स्टेटस ऑफ ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। निम्नलिखित शहरों में से किसने विश्व के ट्री शहरों की वैश्विक स्थिति जीती है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हैदराबाद। तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है हमारा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज वी फॉर VDSL इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में VDSL में V क्या स्टैंड करता है? तो आंसर होगा आपका वेरी हाई स्पीड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, वेरी हाई स्पीड, एंड इसका कंप्लीट फुल फॉर्म होता है आपका वेरी हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। वेरी हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, among the given options who is present CEO of Serum Institute of India Pune। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी आधार सी पूनावाला। भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूशन है जो कि पुणे में है उसके वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो उनका नाम है आधार सी पूनावाला, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा है क्योंकि इन्होंने जो हमारी कोविड के लिए वैक्सीन बनाई है कोविशील्ड, ठीक है। तो इनके जो CEO है वो है आधार सी पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच स्टेट अंडर कंस्ट्रक्टेड इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किस राज्य में हो रहा है? इनमें से जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं वहाँ पे से उनमें से कहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा में आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बन रहा है। इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन राउरकेला उड़ीसा। CM Navin Patnaik laid the foundation stone of India's biggest international hockey stadium at Rourkela in Sundargarh district on 16 February 2021, ठीक है। तो आपका राउरकेला में सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसे बनाया जा रहा है, ठीक है। एंड ये जो स्टेडियम होगा ये फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा उनके नाम पर बनाया जा रहा है जिसकी सिटिंग कैपेसिटी होगी मोर देन 20,000, ठीक है। एंड ये जो आपका स्टेडियम होगा ये 2023 हॉकी वर्ल्ड कप से पहले बन जाएगा ताकि यहाँ पे जो 2023 के हॉकी के वर्ल्ड कप होंगे वो इस स्टेडियम में खेले जाएंगे।
तो आपको इसके साथ ये भी ध्यान में रखना है कि विमेंस का जो हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है वो 18 का जो हुआ था वो लंदन में हुआ था, एंड 2022 का जो होने वाला है वो टेरेसा स्पेन में होगा। एंड मेंस का जो हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है 18 का वो भुवनेश्वर उड़ीसा में होने वाला है, एंड 23 का भी भुवनेश्वर उड़ीसा में होने वाला है। मतलब 18 का भुवनेश्वर उड़ीसा में ही हुआ था, एंड 23 का जो होने वाला है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में ही होने वाला है। और वो जो आपका होगा वो आपका बिरसा मुंडा जो स्टेडियम अभी बन रहा है वहाँ पे, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम, वहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SpaceX क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड by launching how many satellites on a single rocket in January 2021? SpaceX ने जनवरी 2021 में एक ही रॉकेट पर कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 143। SpaceX ने जो एक अभी सैटेलाइट भेजा था, फैल्कॉन 9 रॉकेट भेजा था, उसमें उन्होंने टोटल 143 सैटेलाइट्स लॉन्च किए उस रॉकेट के थ्रू। तो SpaceX ने जो है इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसरो ने 104 सैटेलाइट भेजे थे 2017 में, ठीक है, एक सिंगल लॉन्च में उन्होंने 104 सैटेलाइट को भेजा था, बट SpaceX ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने जो भी फैल्कॉन 9 रॉकेट भेजा है उसमें उन्होंने 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है इन अ सिंगल रॉकेट। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपको ध्यान में रखना होगा 143 सैटेलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट डज रानी रामपाल रिप्रेजेंट इंडिया? रानी रामपाल किस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? रानी रामपाल जो है वो कौन सा इंटरनेशनल स्पोर्ट रिप्रेजेंट करती है इंडिया के लिए? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हॉकी। वो हॉकी खेलती है, ठीक है, वो हमारे हॉकी टीम की कप्तान भी है। ठीक है, रानी रामपाल इज़ अ इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर फ्रॉम हरियाणा. She is currently the captain for the Indian women hockey team. The Indian women hockey team captain Rani Rampal is a World Game Athlete of the Year award in 19, and in 20 the government of India honor her with the Padma Shri. तो 2020 में इन्हें पद्मश्री दिया गया, 2019 में इन्हें वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला. ठीक है, ये हमारी करंटली इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कप्तान भी है और ये हरियाणा से बिलोंग करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सैटेलाइट मिशन लॉन्च बाय इसरो इन 2021? 2021 में इसरो द्वारा शुरू किया गया पहला उपग्रह मिशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसरो अपना पहला सैटेलाइट मिशन 2021 में जो भेज रहा है उसका नाम है एमेजोनिया 1. आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, एमेजोनिया 1. इसरो हैज़ लॉन्च द ब्राज़ीलियन सैटेलाइट. ये जो सैटेलाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा सैटेलाइट है, तो ये ब्राज़ीलियन सैटेलाइट है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमेजोनिया 1 जो है वो एक ब्राज़ीलियन सैटेलाइट है. एंड इट वॉज लॉन्च फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश. तो ये जो लॉन्च किया जाएगा ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से. ठीक है, एंड दिस विल बी द इसरोज फर्स्ट मिशन ऑफ द ईयर 2021 का ये पहला मिशन होगा. ठीक है, PSLV C51 और एमेजोनिया 1 is the first dedicated commercial mission of New Space India Limited, a government of India company under the Department of Space. इसरो के जो चेयरमैन है वो है के सिवन. इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका और ये इस्टेब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 में. ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट बहुत बार पूछी जाती है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इस्टेब्लिशमेंट आपको सारी ध्यान में रखनी होगी. ठीक है, तो इसरो जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1969 में हुआ था. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान में रखना होगा. बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 11. विच इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया? सबसे पुराना भारत का स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो आंसर होगा आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन डी. Bombay Stock Exchange is the oldest stock exchange not only in India but also in Asia. मतलब ये एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. मैं भी डिजिटल कैंपियन इज रिलेटेड टू डैश. आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, स्ट्रीट वेंडर्स. मैं भी डिजिटल अभियान जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है स्ट्रीट वेंडर से संबंधित.
तो ये जो स्कीम लाया था ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लाया था, पीएम स्वनिधि, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, ये स्कीम लाया था और इसके तहत जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको 10,000 तक का लोन दिया गया था। द स्कीम इंटेंड टू फैसिलिटेट कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू ₹10,000। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि उनको कितना रुपीज़ का लोन दिया गया, उनको 10,000 रुपीज़ का लोन दिया गया। और ये स्कीम किसने लाया था? ये स्कीम लाया था हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लाया था। एंड इसका फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि। ठीक है, तो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following countries topped the Henley Passport Index 2020? निम्नलिखित में से किसने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान। जापान ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किया है। एंड इंडिया का जो रैंक रहा है 85th रैंक रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू 85th रैंक, इंडिया जो अभी प्रोवाइड कर सकता है वो 58 कंट्री को वीज़ा फ्री एक्सेस करवा सकता है। मतलब हमारा 58 रैंक के मुताबिक हम वीज़ा फ्री 58 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। द लीस्ट वॉज टॉप बाय जापान। एंड जापान के बाद जो सेकेंड रैंक है वो सिंगापुर का है, थर्ड जर्मनी का है एंड फोर्थ साउथ कोरिया का है। एंड सबसे लीस्ट जो वर्स्ट पासपोर्ट में जिसका रैंक है वो है अफगानिस्तान। तो सबसे लीस्ट में होगा अफगानिस्तान, टॉप पे होगा आपका जापान। इंडिया का जो रैंक है वो 85th है। एंड अकॉर्डिंग टू 85th हम 58 कंट्रीज़ में एक्सेस कर सकते हैं वीज़ा फ्री। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो कि रिलीज़ करता है यूएस बेस्ड थिंक टैंक नेम हेरिटेज फाउंडेशन, इसे रिलीज़ करता है। एंड इंडिया का जो रैंक था इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में वो था 2021 का 121st रैंक था और यहाँ पे टॉप किया है सिंगापुर ने। देन हमारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक है 7th। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में इसे रिलीज़ करता है नीति आयोग और यहाँ पे जो स्टेट ने टॉप किया है वो है कर्नाटका। इससे बेस एक क्वेश्चन आपका आगे आएगा जिसमें आपका कंप्लीट कवर अप होगा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो वहाँ पे हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। देन आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, इसे रिलीज़ किया ग्लोबल फायर पावर ने। एंड यहाँ पे इंडिया का रैंक 4th है और यहाँ पे टॉप किया है यूएस ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में मैंने आपको अभी बताया इंडिया का जो रैंक है वो 85th रैंक है एंड यहाँ पे टॉप किया है जापान ने। एंड इसे रिलीज़ करता है हेनले एंड पार्टनर्स। देन आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, इसे रिलीज़ करता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो कि है हमारे हरदीप सिंह पुरी। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक है वो है बेंगलुरु का। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, इसे रिलीज़ किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। एंड यहाँ पे इंडिया का रैंक है 86th और यहाँ पे टॉप किया है न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क ने। यहाँ पे ध्यान में रखना है करप्शन में जो टॉप पर है वो है न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। एंड हमारा जो रैंक है वो है 86। देन है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, यहाँ पे इंडिया का रैंक है फ्रीडम में 111 एंड यहाँ पे टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, इसे रिलीज़ किया है यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड इंडिया का जो रैंक है इसमें वो है 131st रैंक एंड टॉप किया है नॉर्वे ने। द नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, अगर क्लाइमेट रिस्क आता है तो आपका 7th रैंक होगा इंडिया का। एंड क्लाइमेट चेंज अगर आता है तो इंडिया का रैंक 10th होगा और यहाँ पे टॉप किया है स्वीडन ने। एंड इसे रिलीज़ किया है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जर्मन वॉच ने। देन 8 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसे रिलीज़ किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडिया का जो रैंक है वो 8th है एंड इसे टॉप किया है टेररिज्म में अफगानिस्तान ने। ठीक है, अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है आपका तो 86th रैंक है और टेररिज्म अगर पूछा जाता है तो 8th रैंक होगा। ठीक है, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 50। फ्रॉम 2021 each year पराक्रम दिवस will be celebrated on 23rd January to commemorate the birth anniversary of, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। 2021 में प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस 23 जनवरी को किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाएगा? तो हर साल अब से 23rd जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा और ये मनाया जाएगा
बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 जनवरी को, और वो दिन अब से आने वाले साल में पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जनवरी के जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस, उसे ही NRI डे भी कहा जाता है। और इस साल का जो थीम था वो था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एग्जाम में पूछा भी गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको थीम ध्यान में रखना होगा। देन 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, एंड इसका थीम था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। द नेक्स्ट है आपका 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। 18 जनवरी टू 17 फरवरी नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाया गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा गया कि 18 जनवरी से 17 जनवरी तक क्या मनाया गया है, कौन सा मंथ सेलिब्रेट किया गया, तो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ सेलिब्रेट किया गया। द नेक्स्ट है आपका 23 जनवरी को मनाया गया पराक्रम दिवस। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस दिन होता है सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी, एंड उसी दिन पराक्रम दिवस मनाया गया। द नेक्स्ट है आपका 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। देन 24 जनवरी को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी मनाया जाता है, एंड इस साल का जो थीम था वो था आपका रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। देन 25 जनवरी को मनाया गया है नेशनल वोटर्स डे, एंड इसका थीम था मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। 25 जनवरी को टूरिज्म डे भी मनाया जाता है। टूरिज्म डे एंड वोटर्स डे 25 जनवरी, एंड गर्ल चाइल्ड डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को मनाया गया इंटरनेशनल कस्टम डे, एंड इसका थीम था कस्टम ब्लॉस्टरिंग, रिकवरी, रिन्यूअल एंड रिसाइलेंस। 27 जनवरी को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम ऑफ द होलोकॉस्ट। इसका थीम था फेसिंग द आफ्टरमैथ, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर द होलोकॉस्ट। एंड 31 जनवरी को मनाया गया वर्ल्ड लिप्रेसी डे, एंड इस साल का जो थीम था वो था बिट लिप्रेसी, एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, एंड साथ ही साथ इसकी थीम्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना होगा। अगर आपको लगता है आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। Which UT has emerged on top in the नीति आयोग's India Innovation Index 2021? अभी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको इंडेक्स एक्सप्लेन किए थे, कि आपको मैंने बोला था कि नीति आयोग को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारा जो नीति आयोग रिलीज़ करता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। तो नीति आयोग ने जो 2021 का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ किया, उसमें यूटी, कौन से यूटी ने टॉप किया है, ठीक है। तो स्टेट, यूटी एंड हिल स्टेशन, ऐसे 3 रैंकिंग आई है। तो अगर स्टेट पूछा गया आपको इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, तो आपका टॉप पर होगा कर्नाटका। अगर आपको यूटी में पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा दिल्ली, एंड अगर आपको हिल स्टेशन में पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। मैंने टॉप 4 रैंकिंग स्टेट्स की भी बताई है, यूटी की भी बताई है और हिल स्टेशंस की भी बताई है। तो स्टेट्स में होगा कर्नाटका टॉप पर, सेकेंड पर है आपका महाराष्ट्र, थर्ड पर है आपका तमिलनाडु, एंड फोर्थ पर है आपका तेलंगाना। यूटी में आपका टॉप पर है दिल्ली, सेकेंड रैंक है चंडीगढ़, थर्ड है दमन एंड दीव, फोर्थ है पुदुचेरी। एंड हिल स्टेशन में सबसे पहला आता है हिमाचल प्रदेश, देन आता है उत्तराखंड, देन आता है मणिपुर एंड देन आता है सिक्किम। तो ये था हमारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 का, जो कि रिलीज़ करता है नीति आयोग, एंड इसमें 3 कैटेगरीज में उन्होंने रैंकिंग दिया है, स्टेट, यूटी एंड हिल स्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ध्यान में रखना होगा, एटलीस्ट टॉप तो भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे हैज़ बिन रीनेम एज नेताजी एक्सप्रेस? तो भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित ट्रेनों में से किसे नेताजी एक्सप्रेस का नाम दिया गया? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल को अब से उसका जो नाम चेंज कर दिया गया, और अब से उसका जो नाम होगा वो होगा आपका नेताजी एक्सप्रेस, ठीक है। तो इसे अनाउंस किया पीयूष गोयल, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जो भी पराक्रम थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने उनके नाम पर हावड़ा कालका मेल को रीनेम कर दिया गया। तो अब
हावड़ा कालका मेल होगी आपकी नेताजी एक्सप्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा कि हावड़ा कालका मेल जो है अब उसका नाम चेंज होकर हो गया है नेताजी एक्सप्रेस। और ये किन के नाम पर हुआ है? सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा हैज लॉन्च विच पोर्टल फॉर स्मूथ फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट एंड नेशनल लेवल प्रोग्राम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। केंद्रीय जनजातीय मामलों में मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के सुचारू रूप से संचालन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? मतलब जो यूनियन मिनिस्टर हमारे ट्राइबल अफेयर श्री अर्जुन मुंडा, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है फॉर स्मूथ फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट एंड नेशनल लेवल प्रोग्राम्स फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है आपका श्रम शक्ति। तो उस पोर्टल का नाम है आपका श्रम शक्ति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा और इसे लॉन्च किया है ट्राइबल अफेयर के जो यूनियन मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा जी ने। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वेयर वॉज द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड? तो आपका 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, गोवा। ये हुआ आपका श्यामा प्रसाद स्टेडियम नियर पणजी इन गोवा में। ठीक है, एंड द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अनाउंस दिस एडिशन कंट्री इन फोकस फॉर द 51st IFFI, द कंट्री इन फोकस इज बांग्लादेश। मतलब कि इस साल जो कंट्री फोकस में था वो था आपका बांग्लादेश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कंट्री 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फोकस में था, तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। एंड ये सेलिब्रेट किया गया आपका गोवा में। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली अनवील्ड द स्टैचू ऑफ पीस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? अब यहाँ पे क्या है? स्टैचू ऑफ पीस है, स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं है, स्टैचू ऑफ पीस। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में शांति का प्रतिमा का अनावरण किया? मतलब स्टैचू ऑफ पीस को राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया है? तो ये होगा आपका ऑप्शन बी, पाली। पाली जो कि आपका राजस्थान में आता है, यहाँ पे स्टैचू ऑफ पीस लाया गया, मतलब जो शांति का प्रतीक होता है उसका स्टैचू बनाया गया है। ठीक है, इट वॉज डन ऑन द 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। ठीक है, इनके 150th बर्थ एनिवर्सरी पर इस स्टैचू ऑफ पीस को वहाँ पे लाया गया है। और ये जो धातु है ये जो स्टैचू है ये अष्ट धातु से बनाया गया है, जिसके अंदर में है कॉपर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 8 मेटल्स। ठीक है, द कंट्री नाउ हैज़ अनदर टॉल स्टैचू आफ्टर द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारा है गुजरात में है, वो हमारा सबसे बड़ा स्टैचू है। उसके बाद का जो स्टैचू बनाया गया है जो कि राजस्थान में बनाया, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ पीस, जो कि पाली राजस्थान में बनाया गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्टैचू ऑफ पीस पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा पाली राजस्थान, एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द सीएम ऑफ विच स्टेट लॉन्च द पंख अभियान अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इन ऑर्डर टू एड इन एम्पावरमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास में सहायता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान शुरू किया? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया आपका पंख अभियान अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ठीक है, और कौन से दिन किया? ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन किया गया। ये कौन से दिन मनाया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया 24 जनवरी। ठीक है, तो पंख अभियान जब भी पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारी आई फ्रॉम 14 से अभी तक। तो ये कुछ इंडिया की इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में जो पूछा जाता है वो कौन से साल लॉन्च किया गया ये पूछा जाएगा, और आपको ऐसा पूछा जाएगा कि इसको कितना साल हो गया है लॉन्च हुए। ठीक है, तो आपको अगर लॉन्च ईयर पता होगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना साल हुआ। इसलिए आपको ये जो है ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स है और एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसलिए आपको ये सारा ध्यान में रखना होगा ईयर्स के साथ। आप डेट नहीं ध्यान में रखते हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो जनधन योजना आपका 14 में आया था, स्किल इंडिया मिशन भी 14 में आया था, मेक इन इंडिया 14 में आया था,
स्वच्छ भारत मिशन 14, संसद आदर्श ग्राम योजना 14 में आया था एंड श्रममेव जयते योजना 14 में आया था। तो ये सारी 14 वाली स्कीम्स थी। देन 15 में आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी हमने पढ़ा क्वेश्चन में। इसके तहत मध्य प्रदेश ने पंख अभियान लाया है। तो आपका ये जो स्कीम आया था ये 15 में आया था। देन हृदय प्लान 15 में आया था। मुद्रा योजना इंपॉर्टेंट है, 15 में आया था। उजाला योजना 15 में आया था। अटल पेंशन योजना अगेन इंपॉर्टेंट है, वो भी 15 में आया था। प्राइम मिनिस्टर ज्योति बीमा योजना 15, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 15, स्मार्ट सिटी स्कीम 15 में आया था। अमृत प्लान इंपॉर्टेंट है, अमृत जो स्कीम आई थी वो भी 15 में आई थी। डिजिटल इंडिया मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 15 में आया था। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 15 में आया था। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी 15 में आया था। उदय 15 में आया था। ये सारी आपकी 15 की हुई, ठीक है। और इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो मुद्रा योजना है, अमृत प्लान है, अटल पेंशन योजना है। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कौन से साल आया था। और जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन 14, 15 और 16, ठीक है। तो हमको एटलीस्ट इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है आप इसका स्क्रीनशॉट लो और जो भी इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान में रख लो, ठीक है। देन आपका 16 में आता है स्टार्टअप इंडिया, सेतु भरतम योजना 16 में आया था। स्टैंड अप इंडिया 16 में आया था। ग्रामोद्योग से भारत उदय ये भी 16 में आया था। प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला प्लान 16 में आया था। नमामि गंगे इंपॉर्टेंट है, 16 में आया था। आयुष्मान भारत योजना वेरी इंपॉर्टेंट, 18 में आया था, ठीक है। स्वामित्व योजना 2020 में लाया गया एंड गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये लास्ट ईयर जून 2020 में आया था, ठीक है। तो इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट है उसके सारे ईयर्स आप ध्यान में रख लो। अगर एग्जाम में आता है तो आपका इजीली आपका 1 मार्क इन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल योर बेस डे इज टुडे, ठीक है। योर बेस डे इज टुडे के ऑथर कौन है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुपम खेर। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है फेब्रुवरी मंथ की, ठीक है। फेब्रुवरी मंथ की ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। पवन सिंह लाल ने इनके ऑथर है और उस बुक का नाम है यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। देन दलाई लामा की जो बुक है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा ये वाला। लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के जो ऑथर है वो है दलाई लामा। देन वेयर अबाउट झुम्पा लहरी। ब्यूटिफुल थिंग्स अ मेमोयर के जो ऑथर है वो है हंटर बाइडन, सन ऑफ जो बाइडन। जो बाइडन जो यूएस के प्रेसिडेंट बने उनके जो सन है हंटर बाइडन, उनकी ये बुक है ब्यूटिफुल थिंग्स। तो इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हो तो आपको बिफोर एग्जाम एक बार रिवाइज करके जाना होगा, ठीक है। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 23, इंडिया हैज एडेड सोकार wetland complex to the Ramsar site, making it India's which numbered wetland of international importance? तो भारत ने रामसर साइट में सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को जोड़ दिया है, जिससे यह भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि बन गया है। मतलब ये हमारे भारत का कितवा रामसर साइट बन गया है। कौन सा? सोकार। तो ये बना है हमारा 42nd, ठीक है। इंडिया का सोकार जो है ये लद्दाख में है, ठीक है, जो कि हमारा 42nd रामसर साइट बन चुका है। इससे पहले 41st रैंक में जो बना था वो लोनार लेक बना था महाराष्ट्र का, ठीक है। और ये जो सोकार है ये लद्दाख में है एंड ये हम आपका 42nd रामसर साइट हो चुका है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। अभी तक की टोटल जो हमारी रामसर साइट है वो 42 है, ये लास्ट है सोकार जिसे मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, Which country passed the Malala Yousafzai Scholarship Act for Pakistani women in January 2021? जनवरी 2021 में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए किस देश ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया? तो आंसर होगा आपका यूएसए। तो यूएसए ने मलाला यूसुफजई एक्ट को पास किया है फॉर द पाकिस्तानी विमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज पास द लीगल ऑफ मेरिट अवार्ड टू पीएम नरेंद्र मोदी? किस देश के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को लीगल ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका आंसर होगा यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप जी ने ये अवार्ड दिया था हमारे नरेंद्र मोदी जी को, लीगल ऑफ मेरिट, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, यूएसए ने दिया था ये अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? तो ये हमारे नेशनल पार्क है। नरोरा नेशनल पार्क रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल, येस इट इज़ करेक्ट। जलदपारा वेस्ट बंगाल,
ये भी करेक्ट है। सिम्बालबारा वेस्ट बंगाल, ये आपका रॉन्ग है। सिम्बालबारा नेशनल पार्क जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में, वो वेस्ट बंगाल में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और खीरगंगा हिमाचल प्रदेश में बोला गया, येस इट इज़ करेक्ट। खीरगंगा जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में। तो वेस्ट बंगाल के जो नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट, वो है आपका सुंदरबन, जलदपारा, बक्सा, नरोरा, सिंगलीला एंड गुरुमारा। ये आपके नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल के, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे याद करने का ट्रिक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया था, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने उसे एक्सप्लेन किया है ट्रिक के साथ। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने सारे नेशनल पार्क्स जो भी इम्पॉर्टेंट है उन्हें एक ट्रिक की मदद से आपको एक्सप्लेन किया है। तो वेस्ट बंगाल की जो ट्रिक थी वो थी, वेस्ट में वेस्ट बंगाल है इसलिए वहाँ से वेस्ट लिया गया, वेस्ट में सुंदरबन से हमने लिया सुंदर, देन आपका गुरुमारा से गुरु लिया हुआ है, गुरुमारा है तो गुरु मंत्र सिंगलीला है तो वहाँ से सिंग लिया है, देन जलदपारा है तो वहाँ से जल्दी लिया है, बक्सा नेशनल पार्क से तो वहाँ से बॉक्स लिया है, और नरोरा है तो वहाँ से न्योन लिया है। तो हमारा जो ट्रिक बना था वो बना था कुछ इस तरह, वेस्ट में सुंदर ने गुरु मंत्र सिंग किया, मतलब कि गाया, और जल्दी से बॉक्स लेके उसको न्योन कलर लगाया। ठीक है, अब हम अगर नाम लर्न करने बैठो तो हमारी बहुत सारे स्टेट्स हैं, उसके बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, वो याद नहीं होता है। बट कुछ अगर हम थोड़ी ट्रिक बना लेते हैं तो हम उससे शायद कुछ कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ट्रिक जो था वो ऐसा था कि वेस्ट में सुंदर ने गुरु मंत्र सिंग किया, मतलब कि उसने वेस्ट में क्या किया, गुरु मंत्र को गाया, और गाने के बाद उसने क्या किया, जल्दी से बॉक्स लेके उसको नियॉन कलर लगाया। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में क्या आ जाएगा, सुंदर से सुंदरबन हो जाएगा, गुरु मंत्र से गुरुमारा हो जाएगा, सिंह से सिंगलीला हो जाएगा, जल्दी से जलदपारा हो जाएगा, बॉक्स से बक्सा हो जाएगा, एंड नियॉन से नरोरा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी से कीवर्ड से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक था वेस्ट बंगाल का। वेस्ट में सुंदर ने गुरु मंत्र सिंग किया और जल्दी से बॉक्स को लेके उसे नियॉन कलर लगाया। इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स आपको मिलेगी अगर आप वो 2 वीडियो देखते हो। आपको वो वीडियो अगर देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो आफ्टर दिस वीडियो। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो थे आपके पीन वाली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क एंड सिम्बालबारा नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में बताया था आपका सिम्बालबारा जो है वो HP में था, इसलिए वो आपका ऑप्शन गलत हुआ था। तो सिम्बालबारा जो आपका हिमाचल प्रदेश में, इसका जो हमारा ट्रिक था वो था, हिमा पीन लगा के ग्रेट इंदर किला देखने गई, वहाँ जाके सिम्बा को देखकर खीर खाई। तो आपका हिमाचल प्रदेश है इसलिए हमने वहाँ से हिमा को लिया, पीन वैली से हमने पीन लिया। ठीक है, फिर ग्रेट हिमालयन था तो वहाँ से हमने ग्रेट, इंदर किला नेक्स्ट था तो इंदर किला, ग्रेट और इंदर किला को सेम कीवर्ड्स को ले लिया। देन खीरगंगा से हमने खीर को लिया और सिम्बालबारा से हमने सिम्बा लिया। ठीक है, तो हिमा ने क्या किया है, पीन लगाया और ग्रेट इंदर किला वो देखने गई, और वहाँ जाके उसने सिम्बा को देखा और उसे देखकर उसने खीर खाई। तो आपको हिमाचल प्रदेश से हिमा को ध्यान में रखना होगा। और हिमा ने क्या किया था, पीन लगाई थी, पीन लगा के वो ग्रेट इंदर किला देखने गई, और वहाँ पे उसने देखते देखते खीर खाया। किसे देखकर खीर खाया, सिम्बा को देखकर। तो ऐसे कुछ कुछ कीवर्ड्स को देख के आपको एक कनेक्शन करना है, एंड उसी को कनेक्ट करके आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे लर्न करने बैठोगे कि हिमाचल प्रदेश के ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वेस्ट बंगाल के ये है, आंध्र प्रदेश के, तो शायद आपको नहीं याद होगा। आपको छोटी मोटी थोड़ी बहुत ट्रिक कुछ आप अपने मन से भी लगा सकते हो, या फिर आप जो मैंने एक्सप्लेन किए आप उसमें से भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा नेशनल पार्क से रिलेटेड। मैंने आपको बताया 2 स्टेट्स के मैंने ट्रिक्स को एक्सप्लेन किया। अगर आप चाहते हो कि आपको सारा करना है तो आपको वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखना होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ चाणक्य? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हु एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया? भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा की शुरुआत की वकालत किसने की? ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन और इंग्लिश लैंग्वेज का जो इंट्रोडक्शन है वो किसने लाया? ठीक है, तो वो लाया राजा राम मोहन रॉय। आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग और
मॉर्निंग स्टार, कौन से प्लैनेट को शाम और सुबह का तारा जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है? तो वो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी वीनस। वीनस को इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। इन विच स्टेट इज द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क सिचुएटेड? आपका वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन ए। अब उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है राजाजी, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर, गोविंद पाशु विहार, नंदा देवी नेशनल पार्क। ये है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और इन्हीं में से पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा आपको जिम कॉर्बेट पूछा जाएगा या फिर गंगोत्री पूछा जाएगा या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स पूछा जाएगा, तो जो भी इंपॉर्टेंट है वही मैंने सारे कवर किए। तो इसका जो ट्रिक है हमारा वो है, उत्तराखंड में राजा गोविंद ने जिम लगा के गंगोत्री नदी से फ्लावर लाने गए। उत्तराखंड का नेशनल पार्क था इसलिए हमने उत्तराखंड ले लिया। देन राजाजी नेशनल पार्क है, वहाँ से हमने राजा लिया। गोविंद पाशु वहाँ से गोविंद लिया। तो उत्तराखंड में राजा गोविंद ने जिम कॉर्बेट है तो वहाँ से हमने जिम लिया है, ठीक है। जिम लगा के गंगोत्री नेशनल पार्क है, वहाँ से गंगोत्री लिया, गंगोत्री नदी। एंड वैली ऑफ फ्लावर है तो वहाँ से हमने फूल लिया, तो वही फ्लावर ऑफ वैली फ्लावर लिया है। तो हमारा जो ट्रिक बन गया कंप्लीट, वो ऐसा बना, उत्तराखंड में राजा गोविंद ने जिम लगा के गंगोत्री नदी से फ्लावर लाने गए, फूल लाने गए, ठीक है। उत्तराखंड में क्या हुआ था, राजा और गोविंद थे, उन दोनों ने क्या किया, जिम लगाया। जिम लगा के उन लोगों ने क्या किया, जिम लगाने के बाद वो लोग गंगोत्री नदी से फ्लावर लाने गए। ये हुआ हमारा उत्तराखंड का ट्रिक, ठीक है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। हीराकुड रिजर्वॉयर इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। हीराकुड जलाशय जो है वो कौन से नदी के पार में बनाया गया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी महानदी। तो हीराकुड जलाशय आपका महानदी नदी के पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। जोग्राफिकल इंडिकेशन इज रिलेटेड टू डैश हैविंग अ यूनिक जोग्राफिक ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ओवर सेंचुरीज। तो जीआई टैग जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ठीक है, ये पूछा गया। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी प्रोडक्ट्स। कोई भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग होता है वो रिलेटेड टू होता है प्रोडक्ट्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स जो अभी रिसेंटली दिए गए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सैफरॉन जो है उसे लच्छा, मोगरा और गुच्छी कहा जाता है, जो कि एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आता है और ये जम्मू कश्मीर को दिया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के सैफरन को जीआई टैग दिया गया। उसी तरह वहाँ का जो गुच्छी मशरूम है उसे भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। देन कोविलपट्टी कड्डलाई मिठाई, ये एक फूड स्टफ से रिलेटेड है और इसे तमिलनाडु, तब ये तमिलनाडु का है जिसे जीआई टैग मिला है। देन गोरखपुर टेराकोटा, गोरखपुर का जो टेराकोटा है ये हैंडीक्राफ्ट से रिलेट करता है एंड ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर का टेराकोटा है उसे जीआई टैग दिया गया है। देन मणिपुर का जो चकहाउ ब्लैक राइस है ये एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, इसे जीआई टैग मिला। देन झारखंड का सोहराई कोवर पेंटिंग है जो कि हैंडीक्राफ्ट से रिलेट करती है, इसे जीआई टैग मिला है। देन तलिया रुमाल तेलंगाना का है, हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में आता है। देन काजी नेमू लेमन जो कि एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, असम का है। देन डिंडीगुल लॉक्स तमिलनाडु एंड खोला चिली जो है वो गोवा की है, एग्रीकल्चर से रिलेट करती है। इन सबको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ जीआई टैग्स है जो हमने डिस्कस किए, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये सारा ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन डैश। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसके साथ साथ जो और दो ध्यान में रखने होंगे इंपॉर्टेंट, वो है आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में है, एंड आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी, ये भी आपका तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। तो विक्रम साराभाई एंड IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका दोनों भी तिरुवनंतपुरम केरला में, और इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में, एंड सतीश धवन आपका आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा में। ये इंपॉर्टेंट है, टॉप 4 है, तो आपको ये चारों पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज अ केमिकल नेम ऑफ विनेगर? विनेगर का केमिकल नेम क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को विनेगर भी कहा जाता है, वो उसका केमिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर? इनमें से निम्नलिखित में से
कौन बागबानी से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर। ये आपको साइड में एक चार्ट नज़र आ रहा होगा। इस चार्ट में सारे रिवॉल्यूशंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं और वो कौन से फील्ड के रिलेट करते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर से होता है, ठीक है। देन वाइट रिवॉल्यूशन जो होता है वो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स होता है। ब्लू रिवॉल्यूशन जो होता है वो फिश एंड एक्वा से रिलेटेड होता है। गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू फ्रूट्स, हनी एंड हॉर्टिकल्चर। सिल्वर रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू एग्स। येलो रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू ऑयल सीड्स एंड सो ऑन। ये लिस्ट आपको अच्छे से पढ़नी है और अच्छे से याद रखनी है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपने स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया तो आपको इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है Coachify_official, वो फॉलो करना होगा। वहाँ पे आपको ऐसी छोटी छोटी जो भी फैक्ट्स होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट, कुछ करंट अफेयर्स होती है, फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे मिलती है। ये भी वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड किया है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। आपने वो पेज नहीं फॉलो किया होगा तो आप वो पेज इंस्टाग्राम का Coachify_official का पेज आपको फॉलो करना होगा, तो आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर। इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है जो कि हमारी जो एटमॉस्फेयर लेयर होती है अर्थ के ऊपर की, उससे करेक्ट ऑर्डर में बता रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट ऑर्डर है एटमॉस्फेरिक लेयर का, ठीक है। तो वो है हमारा ऑप्शन ए। आपको दो फिगर्स नीचे नजर आ रही होंगी, ठीक है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, उसके बाद आपका आया थर्मोस्फियर, ठीक है। तो थर्मोस्फियर के जो बीच में होता है ना वो होता है आपका आइनोस्फियर, ठीक है। आइनोस्फियर, देन आता है आपका थर्मोस्फियर एंड देन आता है आपका फिर एक्सोस्फियर। तो हमारे ऑप्शन 1 में जो हमारा ऑर्डर है वो एक्चुअली करेक्ट ऑर्डर है। सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फियर है, देन आपका स्ट्रेटोस्फियर है, देन आपका जो है वो मेसोस्फियर है, देन आपका आइनोस्फियर है जो कि मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच में आता है। थर्मोस्फियर इस ऑप्शन में गिवन नहीं है, बट थर्मोस्फियर के बाद की जो नेक्स्ट लेयर आती है वो आती है आपकी एक्सोस्फियर। हमें सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर देखना है, ये नहीं देखना है कि हमारा सीक्वेंस में हमें थर्मोस्फियर गिवन नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है हमारा, वो सीक्वेंस जो है वो ऑप्शन ए का करेक्ट है। अगर आप बाकी ऑप्शन को एनालाइज करते हो, अगर देखते हो, तो ऑप्शन बी में मेसोस्फीयर को सबसे पहले बोला है जो कि रॉन्ग है, ऑप्शन सी में आइनोस्फीयर को सबसे पहले बोला है जो कि अगेन रॉन्ग है, एंड ऑप्शन डी में एक्सोस्फीयर को सबसे पहले बोला है वो भी रॉन्ग है। तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है एटमॉस्फेयर लेयर का, जो कि हमारी अर्थ के ऊपर की लेयर्स होती है, तो उसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो आपका होगा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा। एंड आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मेसो और थर्मो के बीच में आता है आपका आइनोस्फियर, ठीक है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। विच हिल स्टेशन इज कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ सातपुरास। किस हिल स्टेशन को सातपुरा की रानी भी कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, पचमढ़ी। पचमढ़ी को क्वीन ऑफ सातपुरा भी कहा जाता है। Next question, question number 39. First ever civil code comes into force on January 1, 2021 in which of the following country? प्रथम नागरिक संहिता 1 जनवरी 2021 को लागू हुई, निम्नलिखित में से किस देश में है? ठीक है, तो ये कौन से देश ने लागू किया है? ये चाइना ने लागू किया है। फर्स्ट एवर सिविल कोड, ठीक है, जो जनवरी 1, 2021 से लागू किया गया है, और इसे कौन से कंट्री ने लागू किया? तो वो है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा वॉज लॉन्च इन। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्टा ने कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1975। 1975 में पहला इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इनमें से कौन सा जीवमंडल भंडार के यूनेस्को विश्व नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? सिंपलीपाल बायो रिजर्व ये है, देन दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका यूनेस्को के लिस्ट में नहीं आता है, मतलब कि यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आता है। सिंपलीपाल आता है, पचमढ़ी भी आता है, नोकरेक भी आता है, ठीक है। आपका दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व के लिस्ट में नहीं आता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क
बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुंधति रॉय। जो ये बुक है आज़ादी, फ्रीडम, फिक्शन, फैसिज्म, ये के लेखक कौन है? इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक है हमारी अरुंधति रॉय, ऑप्शन डी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द मंथ जनवरी, जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। मैंने फरवरी की भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपके लिए बताई है और ये जनवरी की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। अगर आपने इसके पहले का एक जनरल अवेयरनेस का वीडियो नहीं देखा होगा, उस वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी कुछ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट बुक्स, उसमें मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट लेने बोला था। अगेन मैंने यहाँ पे भी वो रखी है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा उन लोगों के लिए यहाँ पे, तो आप ये सारे इंपॉर्टेंट बुक्स ध्यान में रख सकते हो। बिफोर एग्जाम आप ये वाला एक स्लाइड एंड आपका फेब वाला स्लाइड, वो दोनों भी पढ़ के जा सकते हो, दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जिसके मैं आपको बता देती हूँ। किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो कि हमारे शेफ विकास खन्ना जी की बुक है। देन बापू द अनफॉरगेटेबल, मनीष सिसोदिया ने इसके ऑथर है। बैटल ऑफ बिलोंगिंग, शशि थरूर, अगेन इंपॉर्टेंट है। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंगसाइड, एनके सिंह इसके ऑथर है, ठीक है। बाय बाय करोना, डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तवा, ठीक है। पैंडेमोनियम, द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, तमिल, बंदोपाध्याय। ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि आपको बिफोर एग्जाम एक बार रिवाइज करके जाना होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 of December every year to mark the birth anniversary of which Indian mathematician? तो 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो ये किन की बर्थ एनिवर्सरी पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीनिवासा रामानुजन। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 22 of December को, श्रीनिवास रामानुजन की। उसी दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। 2012 में मनमोहन सिंह जी ने इसे डिक्लेयर किया था 22 दिसंबर को एज अ नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो इसे डिक्लेयर किया था मनमोहन सिंह ने। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 22 दिसंबर जो होता है वो नेशनल मैथमेटिक्स डे होता है एंड ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है श्रीनिवासा रामानुजन के बर्थ एनिवर्सरी पे, ये दिन को मनाया जाता है, जो कि हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट इज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स लोकेशन? इनमें से कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो करेक्टली मैच नहीं है? तो सबसे पहले आता है आपका गोरखपुर, जो कि हरियाणा में, येस इट इज़ करेक्ट। जैतापुर महाराष्ट्र करेक्ट है। हीरापुर वेस्ट बंगाल, ये भी करेक्ट है। चुटका राजस्थान रॉन्ग है। चुटका जो है वो मध्य प्रदेश में, वो राजस्थान में नहीं है, ठीक है। अगर आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट का वीडियो चाहिए होगा, अगर आपको नहीं पता होगा कि वो कहाँ पे है, कौन से स्टेट में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, थर्मल प्लांट है, ये आपको नहीं पता होगा, तो उसका वीडियो भी है चैनल पे, आपको वो भी देखना होगा, क्योंकि स्टैटिक जी के रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो जनरली न्यूक्लियर पावर प्लांट, नेशनल पार्क, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको नेशनल पार्क पता होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल पार्क ये ऐसा टॉपिक है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड पावर प्लांट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या पूछा जाएगा, बट ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, नेशनल पार्क हुए, तो ऐसे कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एयरपोर्ट हुए, तो वो चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखोगे तो आप वो भी जाकर देख सकते हो, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुटका राजस्थान। चुटका जो है वो एक गलत ऑप्शन दिया हुआ है। चुटका जो है वो आपका मध्य प्रदेश में, और ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विच टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक पगोडा? कौन से टेम्पल को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल आपका उड़ीसा में है एंड इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। एंड वाइट पगोडा जो कहा जाता है वो आपकी जगन्नाथ टेम्पल को जाता है, और जगन्नाथ टेम्पल आपका पुरी में, वो भी पुरी में, पुरी उड़ीसा, ठीक है। तो जगन्नाथ टेम्पल को वाइट पगोडा कहा जाता है एंड ब्लैक पगोडा जो कहा जाता है वो कोणार्क टेम्पल को कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डज द सेकेंड लेटर फ्रॉम द राइट स्टैंड्स for in the abbreviation मनरेगा? What does the second letter from the right stands for in the abbreviation मनरेगा? मनरेगा में जो second right word है आपका G, उसका full form क्या है, ये पूछा है। Not from the left,
हमें चाहिए राइट से, तो राइट का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी गारंटी। ठीक है, जो लास्ट सेकंड है आपका जी, ए के पहले वाला जी, उसका जो फुल फॉर्म है वो है गारंटी। हमारा मनरेगा का पूरा कंप्लीट फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो अगर आपको लेफ्ट से पूछा जाएगा तो आंसर होगा गांधी, एंड अगर आपको राइट से पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल इंडिया होस्ट द G20 समिट? कौन से साल इंडिया G20 समिट को होस्ट करेगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 2023। 23 में इंडिया G20 समिट को होस्ट करेगा। 21 जो होस्ट करने वाला है वो है इटली, 22 में इंडोनेशिया, 23 में इंडिया एंड 24 में ब्राज़ील। मैंने आने वाले 4 साल का आपको बता दिया है। 21 इस साल जो होगा वो इटली होस्ट करेगा, नेक्स्ट ईयर इंडोनेशिया, देन नेक्स्ट ईयर मतलब 2023 में जो होस्ट करेगा वो हमारा इंडिया करने वाला है। इंडिया करेगा इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि G20 का 2023 का समिट हमारा इंडिया होस्ट करने वाला है एंड 24 का ब्राज़ील। अब ये है कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स, और समिट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने ही मिलता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स थी वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए। असीन समिट, असीन फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो 2020 में ये होने वाली है वियतनाम में, एंड 21 में होने वाली है ब्रूनी बंदार सेरी बेगावन में। ठीक है, मैंने 20 और 21 दोनों बताया है। ठीक है, 2021 का जो होगा वो वियतनाम में होगा एंड 2021 का होगा ब्रूनी में। ठीक है, देन SCO, SCO का फुल फॉर्म होता है शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 21 में जो होने वाला है वो ताजिकिस्तान दुशांबे में होने वाला है। ठीक है, देन 33rd एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन अपेक, 33rd अपेक समिट 2021 का आपका न्यूजीलैंड में होने वाला है, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। ठीक है, देन ब्रिक्स समिट 2020 का जो ब्रिक्स हुआ था वो रशिया में हुआ था, एंड 13th एडिशन जो 2021 में होने वाला है वो इंडिया के न्यू दिल्ली में होने वाला है। अगेन इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया में होने वाला है, तो आपको ध्यान में रखना है, एडिशन भी ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13वां एडिशन जो होने वाला है 2021 का वो इंडिया में होने वाला है। देन G20 का जो 2020 में जो समिट हुआ था वो रियाद में हुआ था। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 20 में जो हुआ था वो सऊदी अरेबिया के रियाद में होता, 21 में जो होने वाला है वो इटली में होने वाला है, 23 का जो G20 होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है। ठीक है, देन 47 G7 समिट जो होने वाला है वो यूनाइटेड किंगडम UK में होने वाला है, 47th G7 समिट 2021 का। ठीक है, देन 108 इंडियन साइंस कांग्रेस 2021 का जो समिट होने वाला है वो पुणे में होने वाला है, 108 एडिशन कितना है? 108वां एडिशन है जो कि 2021 का होने वाला है आपका पुणे में इंडियन साइंस कांग्रेस। एंड 16th इन ईस्ट एशिया समिट 2021 का होने वाला है ब्रूनी बंदारसेरी बेगावन में। ठीक है, 16th ईस्ट एशिया समिट 2021 का। जो भी 2021 के जो भी इंपॉर्टेंट है वो मोस्टली मैंने कवर किए, ब्रिक्स, G20, G7, असेन, अपेक एंड शांघाई कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम से पहले ज़रूर इसे सारे याद करके जाना होगा। ठीक है, तो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। हाउ मेनी नंबर ऑफ चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट? हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑप्शन सी 4। तो 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट में, जिसकी आपको यहाँ पे एक फिगर नज़र आ रही होगी। हमारा जो हार्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, एंड ऊपर जो होता है फिर उसमें और 2 सब डिविजन होते हैं। ऊपर जो होता है वो आर्टरी होती है, ठीक है, एंड नीचे जो होती है वो होता है आपका वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो इस वजह से ऊपर का होता है राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये होते हैं हमारे 4 चेम्बर्स हमारे हार्ट के। ठीक है, ऊपर का जो अपर पोर्शन ऑफ द चैम्बर है उसे आर्ट्रियम कहा जाता है, और जो लोअर चैम्बर होता है उसे वेंट्रिकल कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट के। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि 4 चैम्बर्स में हमारे हार्ट को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। वेयर विल बी द समर ओलंपिक बी हेल्ड इन 2028? 2028 का पूछा है। मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि 28 का जो आपका समर ओलंपिक होने वाला है वो लॉस एंजलिस में होने वाला है, एंड 24 को हर 4 साल में मनाया जाता है। 2020 में नहीं हुआ ड्यू टू कोविड, तो 21 में होने वाला है जो कि टोक्यो में होने वाला है। ठीक है, 21 के बाद आपका 24 में होने वाला है
पेरिस में, एंड 24 के बाद आपका होगा 28 में, जो कि होगा लॉस एंजलिस यूएसए में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी LA। क्वेश्चन नंबर 50, एनीमिक कंडीशन इन ह्यूमन अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डैश। तो मनुष्यों की एनीमिक स्थिति डैश की कमी के कारण होती है। मतलब एनीमिक स्थिति जो हो जाती है ह्यूमन में, इंसानों में, वो किसकी कमी की वजह से होता है? तो वो RBCs की कमी की वजह से एनीमिक कंडीशन हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। RBC का फुल फॉर्म होता है आपका रेड ब्लड सेल्स, एंड WBC का आपका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। तो इंसान का जो ब्लड होता है उसमें होते हैं RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती है। RBCs क्या करते हैं? ऑक्सीजन लाते हैं लंग्स से। RBCs कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। WBC हेल्प टू फाइट द इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन होता है उसके लिए फाइट करते हैं आपके WBCs। एंड प्लेटलेट्स आर द पार्ट ऑफ द सेल्स दैट बॉडी यूजेस फॉर द क्लोटिंग। प्लेटलेट्स क्या होता है? ये सेल्स के पार्ट होता है जो बॉडी हमारी यूज़ करती है क्लोटिंग के लिए। ठीक है, तो हमारे ब्लड में क्या होता है? RBCs, WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, RBC का फुल फॉर्म होगा रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहा जाता है, एंड WBC का फुल फॉर्म होगा वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स भी बोल सकते हैं। तो एनीमिक कंडीशन जो हमारी होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ RBC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, द रिचर स्केल इज यूज्ड टू मेजर द डैश। रिचर स्केल जो है वो क्या मापने के लिए यूज़ किया जाता है? तो हम उससे मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, ऑप्शन सी। रिचर स्केल जो होती है उससे हम अर्थक्वेक का कितना मैग्नीट्यूड पे अर्थक्वेक आया उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, उसके लिए जो स्केल यूज़ किया जाती है उसे कहेंगे हम रिचर स्केल। देन रिमेनिंग ऑप्शंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्पीड ऑफ एयर, अगर हमको एयर की स्पीड मेजर करनी है तो हम किससे यूज़ करते हैं? एनेमोमीटर से। ठीक है, देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करनी है तो हम यूज़ करेंगे फोटोमीटर। एंड सैलिनिटी ऑफ द वाटर मतलब कि पानी कितना खारा है, ये अगर हमें पता करना है, सैलिनिटी ऑफ द वाटर इज मेजर बाय द सैलिनोमीटर। सैलिनोमीटर से हम सैलिनिटी ऑफ वाटर चेक करते हैं, फोटोमीटर से हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करते हैं, एंड एनेमोमीटर से हम स्पीड ऑफ एयर मेजर करते हैं, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ हम रिचर स्केल से मेजर करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, स्टोरेज दैट रिटेन इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रेफर्ड टू एज डैश। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। ठीक है, जो डेटा पावर ऑफ होने के बाद भी जैसा का वैसा रहता है उसे हम बोलेंगे नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। ठीक है, तो इसका अभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी मेमोरी होती है हमारी वोलाटाइल, कौन सी होती है हमारी नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब कि जैसा का वैसा रहना, और वोलाटाइल मतलब कि उड़ जाना, चले जाना, मतलब वो डेटा नहीं रहेगा। जैसे तुमने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया तो जो डेटा था वो आपका चला गया, तो वो हो जाएगा आपका वोलाटाइल मेमोरी। लेकिन आपने शट डाउन भी किया एंड फिर से अगर आपने लैपटॉप को ओपन किया, आपका जो मेमोरी है वो अगर एज इट इज़ है तो वो हो जाएगी आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, तो वोलाटाइल मेमोरी में अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है रैम एंड कैशे मेमोरी। सिर्फ ये जो 2 मेमोरीज होती है ये वोलाटाइल होती है, कैशे मेमोरी एंड रैम। रैम में आपका SRAM एंड RAM। SRAM होता है स्टैटिक रैंडम मेमोरी एंड RAM होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको सिर्फ वोलाटाइल ध्यान में रखना है, बाकी सारा अगर ऑप्शन में कुछ भी पूछा जाएगा तो नॉन वोलाटाइल टिक कर देना। ठीक है, तो आपको सिर्फ वोलाटाइल ध्यान में रखनी है। वोलाटाइल में आपका आता है कैशे मेमोरी एंड RAM। ये 2 ऑप्शन दिखे तो वोलाटाइल होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी दिखता है तो वो सारे ऑप्शंस का आंसर आपका नॉन वोलाटाइल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका रोम आता है, उसमें आपकी मैग्नेटिक टेप्स आती है, मैग्नेटिक डिस्क मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आती है, ऑप्टिकल ड्राइव्स आती है CD, DVD, ब्लू रे डिस्क एंड HVD एंड फ्लैश मेमोरी, मेमोरी कार्ड एंड पेन ड्राइव। ये सारे आपका नॉन वोलाटाइल स्टोरेज होता है। पर आपको ये सारा ध्यान रखने से बेटर है आपको ध्यान में रखना होगा कैशे मेमोरी एंड RAM, ये दोनों भी आपके वोलाटाइल स्टोरेज में आता है, एंड उसको छोड़ के जो बचा हुआ है वो आपका नॉन वोलाटाइल स्टोरेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, OSI रेफरेंस मॉडल हैज़ डैश लेयर्स।
तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 7। तो OSI मॉडल में आपकी टोटल 7 लेयर्स होती है। OSI का आपका जो फुल फॉर्म होता है वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। OSI मॉडल में जो 7 लेयर्स होती है उसमें सबसे पहली लेयर जो होती है वो आपकी फिजिकल लेयर होती है, देन डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट, देन सेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन एंड देन एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना होगा। टोटल 7 लेयर्स होती है एंड ये सारी लेयर्स के नाम आपको पता होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। टू मूव टू द बॉटम ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रेस डैश। अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं और हमें सबसे नीचे आना हो तो हम क्या प्रेस करेंगे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एंड। अगर आप कंट्रोल प्लस एंड करते हो, अगर आप सबसे पहले पेज पे और अगर आप लास्ट पेज पे जाना चाहते हो या फिर आप डॉक्यूमेंट के एकदम एंड पे आना चाहते हो तो आपको कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करना होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है जो कि आपको पता होनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। तो ऑल्ट प्लस एफ होता है आपका फाइल मेनू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम, ऑल्ट प्लस ई होगा आपका एडिट ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम, एफ से फाइल मेनू एंड ई से एडिट मेनू, ये ध्यान में आ गया। F1 हेल्प सभी को पता है, कंट्रोल एस सेलेक्ट ऑल पता है, कंट्रोल एफ से हम फाइंड करते हैं ये भी पता होगा आपको, कंट्रोल एक्स से हम कट करते हैं, ठीक है। शिफ्ट प्लस डिलीट से भी कट होता है, देन कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस इंसर्ट से हम कॉपी सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। तो हम कुछ सिलेक्टेड आइटम्स को अगर हमें कॉपी करना है तो हम कंट्रोल प्लस इंसर्ट करते हैं, देन कंट्रोल पर वी से हम पेस्ट करते हैं, शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी पेस्ट होता है, ठीक है। आपको कंट्रोल वी नहीं पूछेगा, आपको जो पूछ सकता है वो शिफ्ट प्लस इंसर्ट पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको क्योंकि ये जनरल है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी ये सभी को पता होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कंट्रोल प्लस इंसर्ट पूछा तो कॉपी होगा एंड शिफ्ट प्लस इंसर्ट पूछा तो आपका पेस्ट होगा, ठीक है। देन होम मतलब कि गो टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, अगर होम प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस अगर होम करते हैं तो गो टू द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की फर्स्ट पेज पे आएंगे। जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर एंड पे आना है तो मैंने कंट्रोल प्लस एंड प्रेस किया तो हम एंड पे आए, उसी तरह अगर होम मतलब स्टार्टिंग में आना है हमें तो हमें कंट्रोल प्लस होम करना होगा, ठीक है। देन एंड का गो टू द एंड करंट मतलब गो टू द एंड ऑफ अ करंट लाइन, एंड प्रेस किया तो ऐसा आएगा, कंट्रोल प्लस एंड किया तो अभी पता है बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, शिफ्ट प्लस होम किया तो हाईलाइट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, शिफ्ट प्लस एंड किया तो हाईलाइट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू एंड ऑफ द लाइन, देन कंट्रोल प्लस लेस देन की बटन प्रेस करते हैं तो मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट एट अ टाइम, एंड कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का बटन प्रेस करते हैं तो होगा मूव वन वर्ड टू द राइट एट द टाइम, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, हम डे टू डे लाइफ में जब भी हम वर्क करते हैं तो हमें ये इंपॉर्टेंट पता भी होनी चाहिए, तो उस तरीके से आप ये ध्यान में भी रख लीजिए और एग्जाम में अगर आता है तो आपको फिर इजीली आ भी जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा घटक अंकगणितीय गणना करता है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो अरिथमेटिक कैलकुलेशन करता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए ALU, जिसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो हमारा जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है वो क्या करता है, वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल कंपैरिजन सच एज ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल एंड नैंड। तो ये सारे हमारे जो भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन होता है वो ALU करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, हु बिल्ट पुराना किला। ये जो पुराना किला है इसे किसने बिल्ट किया? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी शेर शाह सूरी। इसके पहले का वीडियो मैंने जैसे आपको बताया कि जनरल अवेयरनेस का वीडियो मैंने डाला था फॉर द UPPCL JEE, SSC JEE वाले भी उसे देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि जो क्वेश्चंस होता है करंट अफेयर के, स्टैटिक GK के, हिस्ट्री के, साइंस के, वो ऐसा कभी किसी के लिए डिफरेंट नहीं होते हैं, वो सारी एग्जाम्स के लिए सेम ही होता है। तो अगर आप SSC JEE वाला कोई अगर ये वीडियो देख रहा है तो आप वो वीडियो भी जाकर देखिए, बिकॉज वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो है एंड उसमें जो भी इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स है उसे किसने बिल्ड किया है, तो वो सारा इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स एंड उसे किसने बिल्ड किया है वो सारा बहुत सारा पोर्शन वहाँ पे कवर किया गया है एंड उसमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप जिन लोगों ने ये वीडियो अगर देख रहे होगे और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप वो वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज वो वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो है एंड उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन को कवर अप किया है, ठीक है। तो पुराना किला जो बिल्ड किया गया है वो शेर शाह सूरी ने किया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57, तुलसीदास रोट रामचरितमानस ड्यूरिंग द रीन ऑफ डैश। सो तुलसीदास ने किनके शासन काल के दौरान रामचरितमानस लिखा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर, ठीक है।
अकबर के काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 58। गांधी जी कंसिडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ डैश। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। खादी मूवमेंट एम एट बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स एंड प्रमोटिंग इंडियन गुड्स देयर बाय इंप्रूविंग इंडियन इकोनॉमी। मतलब गांधी जी ने जो खादी मूवमेंट लाया था, उन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर किया एंड उन्होंने प्रमोट किया इंडियन गुड्स को, ठीक है, जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी इम्प्रूव हो। तो ये जो हमारा खादी है वो हमारा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? तो आंसर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये अब्दुल कलाम आज़ाद की ऑटोबायोग्राफी है इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। विथ विच मूवमेंट द फॉलोइंग वेयर आर एसोसिएटेड। नीचे हमें कुछ आंदोलन दिए गए, तो इसका हमें लगाना है मैच द पेयर। तो विनोबा भावे का आंसर हो जाएगा आपका भूदान। द विनोबा भावे का जो आंदोलन था, जो मूवमेंट था, वो था भूदान मूवमेंट। देन नेक्स्ट था मेधा पाटकर। मेधा पाटकर का था नर्मदा बचाओ। देन सुंदरलाल बहुगुणा का था चिपको मूवमेंट एंड जयप्रकाश नारायण का था संपूर्ण क्रांति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होता है। विनोबा भावे रिलेटेड टू भूदान, मेधा पाटकर रिलेटेड टू नर्मदा बचाओ, सुंदरलाल रिलेटेड टू चिपको मूवमेंट एंड जयप्रकाश रिलेटेड टू संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 61। हाउ मेनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिटायर फ्रॉम द हाउस एवरी 2 ईयर। हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य रिटायर होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो होता है राज्यसभा के वो रिटायर्ड होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू सीक इलेक्शन टू लोकसभा इज। किसी व्यक्ति के लिए लोकसभा की चुनाव की न्यूनतम आयु कितनी है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 ईयर्स। अगर लोकसभा के इलेक्शन में हमें खड़ा होना है तो हमारी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इंडियन पिनल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन डैश। भारतीय दंड संहिता कौन से साल में लागू हुई? ठीक है, इंडियन पिनल कोड जो आया वो कौन से साल से ऑपरेट किया गया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1862। इंडियन पिनल कोड क्या होता है? इट इज़ अ मेन क्रिमिनल कोड ऑफ द इंडिया। ये 1862 से ऑपरेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। संसद में क्या होते हैं, कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा होते हैं पार्लियामेंट के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। मरीना ट्रेंच इज फाउंड इन डैश। मरीना ट्रेंच जो है वो कहाँ पे पाया गया है? ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पैसिफिक ओशन। मरीना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, ये डीपेस्ट ट्रेंच है। ठीक है, पूरे अर्थ में, पूरे वर्ल्ड पे ये जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच अगर बोला जाता है तो वो मरीना ट्रेंच को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ग्रेट बैरियर रिफ, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रिफ, इज लोकेटेड इन डैश। ग्रेट बैरियर रिफ जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रिफ है, जो कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फिलीपींस। तो ग्रेट बैरियर रिफ जो है वो एक कोरल रिफ है जो कि फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 67। मैच लिस्ट 1 विद मैच लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो लिस्ट। तो ये मैच द पेयर हमें दिया है, कुछ डिफिशियंसी दी हुई हमें, और उनकी डिफिशियंसी से हमें कौन सा डिसीज हो सकता है वो हमें मैच करना होगा। अगर हमारी वीक आईसाइट होती है तो वो किसकी वजह से होती है? वो होती है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। जब भी विटामिन ए की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो हमारी जो आईसाइट है वो वीक हो जाती है। ठीक है, देन एनीमिया जो होता है वो ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन की कमी की वजह से हमें एनीमिया होता है। देन स्किन प्रॉब्लम जो होती है हमारी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। एंड ब्रेकिंग ऑफ बोन्स जो होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द कैल्शियम। जब भी कैल्शियम की कमी होती है तो हमारे जो बोन्स है वो बहुत वीक होने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफिशियंसीज थी, कुछ उससे रिलेटेड डिसीजेस थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा कि कैल्शियम की कमी से बोन्स में इशू हो जाता है, ए से साइट में इशू हो जाता है, सी से स्किन प्रॉब्लम हो जाता है, एंड आयरन से एनीमिया इशू होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल 67 क्वेश्चन
रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस। ये आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएल जेई, एसएससी जेई एंड राजस्थान की जो एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने कंप्लीट वीडियो देखा होगा। आपको वीडियो स्किप करके नहीं देखना है, आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मैंने आपके लिए दी है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वो वीडियो देखो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।